हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि चर्चा करने वाले हैं आपके राजस्थान जियोग्राफी और कल्चर और कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सभी को एक ही साथ में गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लीजिए, क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राजस्थान जो है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जी.एच. ओजा या वी.ए. स्मिथ। राजस्थान शब्द देखिएगा, सबसे पहले तो आपके सामने क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राजस्थान जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक बार तो ये भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा राजस्थान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है आपके सामने राजाओं का स्थान। राजस्थान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपके राजाओं का स्थान। दूसरा फैक्ट है कि ये जो राजस्थान शब्द है, इस राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने बसंतगढ़ शिलालेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो किस रूप में है, तो वो कुछ इस प्रकार से है। राजस्थानी आदित्य, इस रूप में हमें देखने को मिलता है। बट यहां पूछा गया है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिएगा, तीन शब्द हैं आपके सामने। एक तो आपको पूछा जाए रायथन, एक पूछा जाए आपको रजवाड़ा, और एक पूछा जाए आपको राजस्थान। ये तीनों ही नाम देने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो है आपके सामने कर्नल जेम्स टोड। क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि हमारे भूभाग को राजस्थान नाम देने वाले व्यक्तित्व कौन थे, तो भी आपको याद रखना है कर्नल जेम्स टोड। ये जो कर्नल जेम्स टोड है, याद रखिएगा इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक, याद रखिएगा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा, कई बार डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन ये भी आ जाता है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड का जो निवास स्थल है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपके टोडगढ़। ये भी एक अच्छा फैक्ट बनता है। ठीक है, चलिए। हाँ, और एक याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड की कौन सी पुस्तक, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, याद रखिएगा। ये बुक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी, कर्नल जेम्स टोड की। एक बात और याद रखिएगा, आपको पूछा जाए यहां पर कि राजपूताना नाम देने वाले व्यक्तित्व कौन थे हमारे भूभाग को राजपूताना, तो याद रखिएगा वो है आपके जॉर्ज थॉमस। राजपूताना पूछे तो जॉर्ज थॉमस, राजस्थान पूछे तो कर्नल जेम्स टोड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। लीजिए, क्या पूछ रहा है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। लीजिए, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई क्या है। 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर या 1170 किलोमीटर, बताइए। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, देखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक तरफ है आपके पाकिस्तान, और एक तरफ है आपके राजस्थान। ये आपके राजस्थान, और इधर क्या है, पाकिस्तान, ये लीजिए। और ये जिस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है वो ये है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है ना, वो ये है, यहां से ये कितनी है। तो याद रखिएगा, भारत और पाक के मध्य ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आपके सामने 1070 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं दोनों बात करूंगा आपके साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये जो नवीनतम डाटा है ये तो आने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी दोनों बात करूंगा। देखिएगा, पहले आपको पता हो तो राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, और अब आपके 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 4 जिले कौन कौन से, याद रखिएगा, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, और आपके सामने बाड़मेर। ये 4 जिले जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, अब बनाते हैं 5। कौन कौन से, तो सबसे पहले है गंगानगर, फिर है आपके सामने अनूपगढ़, उसके बाद में है आपके बीकानेर, उसके बाद में फिर है आपके जैसलमेर, और एक है आपके बाड़मेर। तो अब ये 5 जिले सीमा बनाते हैं, लेकिन आप गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जरूर याद रखिए। अच्छा, इसमें सर्वाधिक बनाने वाला कौन है, तो भी याद रखिएगा, जैसलमेर, 464 किलोमीटर। ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य जो है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर। पूछा जाए कि इस सीमा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन आए तो भी थोड़ा सा याद रखिएगा, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहां से। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। तो यहां पर तो आपके क्लियर हो गया, 1070 किलोमीटर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, देखिएगा। अवरोही क्रम, सबसे पहले तो ये देखिए कि अवरोही क्रम से तात्पर्य क्या है। और आप देखते हैं कि हमेशा अवरोही और आरोही, ये दो ऐसे शब्द हैं जहां से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अवरोही याद रखिएगा, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, मतलब घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम है ये, घटता हुआ क्रम। यदि यहां पर शब्द आ जाता आरोही, तो फिर वो छोटे से बड़े की ओर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम होता। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन कौन सी चोटियां हैं, 4 चोटियां हैं आपके सामने। एक तो दे रखी है देलवाड़ा। देलवाड़ा की यदि मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। ठीक है, एक है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की आप बात करेंगे तो 938 और कहीं जगह 934 भी मिलता है। ठीक है, एक है आपके सामने झरगा। झरगा की आप बात करेंगे तो ऊंचाई है 1431 मीटर, और एक है आपके तारागढ़। ये 4 ही चोटियां हैं ऑप्शन में,
और तारागढ़ है आपके 873 मीटर। अब इनको आप अवरोही क्रम में जमा लीजिए। सबसे अच्छा बड़े से छोटे की ओर है, तो सबसे बड़ा है, अच्छा इसके अलावा और भी है क्या, अच्छा शेर और है, ये लो 1597 मीटर। और क्या क्या चोटी का नाम है, यही है। हाँ, अब इनको क्रम से देखिए, इनमें सबसे बड़ी है आपके शेर, ठीक है, शेर देख लीजिए 1597। शेर के बाद में है आपके, अच्छा ऑप्शन के अकॉर्डिंग शेर, शेर के बाद में झरगा, यहां पर देख लीजिए ये रही बिल्कुल झरगा, झरगा के बाद में सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ के बाद में तारागढ़। अब ऑप्शन तो यही मैच कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। और यदि इनको क्रम से जमाएंगे आप तो शेर, शेर के बाद में क्या आ जाएगा, देलवाड़ा। लेकिन यहाँ देलवाड़ा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, वरना ये क्रम होता। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हम्म, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीजिए आराम से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। हाँ, पूछा जा रहा है कि राजस्थान को खाली जगह भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने 7, 9, 3 या फिर 4। भौगोलिक क्षेत्र, भौतिक प्रदेश, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिएगा। ये राजस्थान, और इस राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो देखिएगा एक तो है आपके, याद रखिएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक भाग तो ये है। दूसरा भाग है आपके, वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है यहां से पूर्वी मैदानी प्रदेश, याद रखिएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 है यहां पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पूछा जाए आपको कि राजस्थान में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, याद रखिएगा 61.11%। याद रखिएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार, या फिर इसे ही कहा जाता है राजस्थान का खाद्यान्न प्रदेश। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसे कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की क्या बोलते हैं इसे, जीवन रेखा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, याद रखिएगा 4। इसमें आपको पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा अरावली, सबसे प्राचीनतम, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर 4, ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, क्या कह रहा है। हाँ, देखिए
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है और एक तरफ उसकी उत्पत्ति है, और पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। सोम नदी, जाखम, बनास और शागी। देखिए, नदियों से यदि आप चर्चा करेंगे तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है नदियों से, तो ज्यादातर तो याद रखिएगा 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आपको। कौन कौन सा? एक तो कोई भी नदी हो उसका अन्य या उपनाम पूछता है आपको। दूसरी बात, कोई भी नदी हो उसका उद्गम स्थल जरूर याद रखिए। और तीसरी बात है उनकी सहायक नदियां। वर्तमान के अंदर ये 3 फैक्टों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी सिंगल नहीं आते हैं। एक तरफ 4 नदियां, 4 सहायक नदियां और कहेगा मिलान करो। उद्गम स्थल से भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अन्य उपनाम से, उद्गम से और सहायक नदियां, ये 3 कंसेप्ट आज जरूर पढ़े। यहां क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने सोम नदी। अब सोम नदी की आप चर्चा करेंगे तो ये जो सोम नदी है इसका जो उद्गम है वो होता है आपकी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। कहां से होता है? याद रखिएगा, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। अब ये जो सोम है ये माही की सहायक है, याद रखिएगा, माही की सहायक नदी, याद रखिएगा। और इसी सोम नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी 2 परियोजनाएं? एक तो याद रखिएगा सोम कागदर, और सोम कागदर परियोजना है उदयपुर। और एक है आपके, याद रखिएगा, सोम, कमला और अंबा। और सोम, कमला और अंबा जो परियोजना है ये है आपके डूंगरपुर में, याद रखिएगा। और यही सोम नदी एक त्रिवेणी संगम का भी भाग है, और वो जो त्रिवेणी संगम है वो है आपके सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम का जो त्रिवेणी संगम है ये कहां बनता है? तो याद रखिएगा, बणेश्वर धाम, बणेश्वर धाम। और बणेश्वर धाम कहां पर है? तो याद रखिएगा, नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर में, ठीक है। तो यहां पर सुमेली जो नहीं है वो पहला ही नहीं है। बाकी देखिए, जाखम नदी है वो छोटी सादड़ी आपके प्रतापगढ़। बनास नदी की बात करेंगे तो खमनोर की पहाड़ियां। सागी नदी की बात करें थे जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ये सब सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इनकरेक्ट, लेकिन याद रखिएगा इनकी 2 परियोजनाएं बड़ी खास है, सोम कागदर और सोम कमला और अंबा परियोजना, याद रखिएगा। चलिए, एक यहां से बताइएगा, ये बणेश्वर धाम में मेला कब लगता है? कमेंट करना, बणेश्वर धाम के अंदर मेला कब भरता है? हाँ, फटाफट बताइए, बणेश्वर धाम के अंदर मेला कब भरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बताइए। शाबाश, बिल्कुल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। माघ पूर्णिमा, बिल्कुल सही है। मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है और एक तरफ आपके सहायक नदी है। लीजिए, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। बनास की सहायक नदी है कौन सी? कोठारी। आप कहेंगे सही है, देखिएगा, बनास नदी, बनास नदी स्वयं चंबल की सहायक है, याद रखिएगा। बनास नदी स्वयं किसकी सहायक नदी है? चंबल की। बनास की जो सहायक नदी है उसके अंदर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, खारी नदी है, कोठारी नदी है, डाई है, आयड, या फिर इसी का नाम आप बोल सकते हैं क्या? बेड़च। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बनास की सहायक नदियों में इंपॉर्टेंट है, खारी है, कोठारी है, डाई है, आयड या फिर क्या है ये बेड़स नदी, याद रखिएगा। और इसके अलावा मेनाल, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लूणी की सहायक नदी है आपके सागी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लूणी की जो सहायक नदियां हैं उसमें यदि आप चर्चा करेंगे तो देखिए लीलड़ी है, मीटड़ी है, आपके सुकड़ी है, जोजड़ी है, जमई है, सागी है, गुइया है और जोदरी है। तो ये सारी सारी जो सहायक नदियां हैं, और एक बांडी नदी, ये किसकी है, याद रखिएगा, लूणी की सहायक नदियां सारी की सारी। ठीक है, ये भी सही। काली सिंध की आप सब जानते हैं कि आहू, और याद रखिएगा आहू और काली सिंध के संगम पर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है गागरोन का किला। अच्छा क्वेश्चन है ये। और गागरोन किला जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ये कहां पर बना हुआ है, याद रखिएगा झालावाड़ में। ये राजस्थान का प्रसिद्ध क्या है, जल दुर्ग। ठीक है, तो काली सिंध की सहायक नदी है आहू, कोई दिक्कत नहीं। माही की वाकल है, आप कहेंगे नहीं सर, माही की वाकल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए वाकल, हथमती, सेई, वेत्रई, मेशवा, ये सब जो है, चाहे इसमें मानसी एक और ऐड कर लीजिए, ये जो सब की सब है ये साबरमती की सहायक है। ये किसकी सहायक नदी है, साबरमती की, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो असंगत है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या कह रहा है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ आपके बांध तालाब दे रखे हैं, झील वगैरह, और सामने जिले का नाम है, बताइए। बंद बारेठा कहां पर है, तो आप कहेंगे सर भरतपुर में है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। बंद बारेठा अभ्यारण्य है जिसे आप बोलते हैं परिंदों का घर। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसे, परिंदों का घर। दूसरा है गलताजी, और गलताजी कहां पर, तो याद रखिएगा जयपुर में। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखिएगा गलताजी मंकी वैली कहा जाता है इसे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकता है आपको, याद रखिएगा। तीसरा है तालाब शाही कहां पर है, याद रखिएगा धौलपुर में। अच्छा, तालाब से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे ये तो है ही, अक्सर पूछता है तालाब ए शाही कहां पर है, याद रखिएगा धौलपुर में। ठीक है, ये तो डायरेक्ट वन लाइनर भी पूछ लेता है। दूसरा जो पूछता है वो है आपके किशोर सागर तालाब, और किशोर सागर तालाब है कोटा में, याद रखिएगा। तीसरा नवल सागर तालाब, और नवल सागर तालाब पूछे तो याद रखिएगा बूंदी में। पूछे आपको बाई का तालाब, बाई का तालाब तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में, याद रखिएगा बांसवाड़ा में। आपको पूछे तूर का झालरा, याद रखिएगा जोधपुर। आपको पूछे नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा, याद रखिएगा अजमेर। आपको पूछे महिला बाग का झालरा, महिला बाग का झालरा, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोधपुर। आपको पूछा जाए मामादेव कुंड, याद रखिएगा कुंभलगढ़। अक्सर क्या होता है यहां से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तालाब शाही कहां पर है, धौलपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गड्डीसर जो है ये जोधपुर में नहीं है, क्योंकि जोधपुर के अंदर जो झील है वो एक तो है आपके, याद रखिएगा कायलाना, एक याद रखिएगा बाल संबंध, ये दो इंपॉर्टेंट है। ये जो गड्डीसर झील है ना, ये गड्डीसर झील है जैसलमेर में, ये गड्डीसर झील है
एक आपके डंडीकर सभ्यता है अलवर में, ये गड्डीशर है, याद रखिएगा। कहां पर है ये? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माही बजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? बताइए। माही बजा सागर जो बांध है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए। हाँ, माही बजा सागर बांध जो है, याद रखिएगा, ये माही नदी पर है। यहां पर तो फिर भी चलिएगा, जिले का नाम आया है। अगर स्थान पूछ ले आपको, जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछा गया है कि माही बजा सागर बांध कहां पर है, वहां पर जिला ऑप्शन में नहीं था, वहां पर ऑप्शन में था स्थान, और स्थान है, याद रखिएगा, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा। पूछा जाए ये किसके नाम पर है, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये जो माही बजा सागर बांध है, याद रखिएगा, राज्य का सबसे लंबा बांध है। राज्य का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। कौन सा? माही बजा सागर, जो कि कहां पर है? आपके बांसवाड़ा के अंदर। एक बात और याद रखिएगा, माही बजा सागर बांध का पिकअप बांध किसे कहा जाता है? पिकअप बांध से तात्पर्य यह है कि माही बजा सागर बांध में पानी ज्यादा आ गया था, बाढ़ जैसी हालात हो गई थी, इसीलिए माही बजा सागर बांध के पानी को स्टोर करने के लिए एक बांध और बनाया गया, जिसे पिकअप बांध कहा जाता है। नाम है उसका कागदी पिकअप, और इसका नाम इसीलिए कागदी पिकअप है क्योंकि कागदी गांव में बना है, और वो कहां पर है? याद रखिएगा, बांसवाड़ा में। ये बात तो हुई जो आप हमेशा जानते हैं। अब आपको करंट के साथ में एक बात याद रखनी है। कौन सी? आपको पूछा जाए कि हाल ही में अनास नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, अनास बांध, निम्न में से ये कौन से जिले में है? याद रखिएगा, बांसवाड़ा में, याद रखिएगा। और इसी अनास नदी पर, इसी बांसवाड़ा जिले में, याद रखिएगा, एक परियोजना है, वह है आपके अपर हाई लेवल केनाल प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बांसवाड़ा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा। अगली बात, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9 नंबर। क्या कह रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, पहला है आपके सामने भाखड़ा नांगल परियोजना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य ही है। और इंपॉर्टेंट बात है कि इस भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान को कितना हिस्सा है, तो याद रखिएगा 15.22%। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा, चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी के मध्य है। याद रखिएगा, इनमें तो मामला 50-50 है, 50% राजस्थान को है और 50 एमपी को है। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है माही बजा सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात, ये भी सही है, बट इसमें याद रखिएगा 45% जो हिस्सा है वो राजस्थान को है इसमें, बाकी जो 55 है वो गुजरात को है, ये भी याद रखिएगा। अगली बात है इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और यूपी। आप कहेंगे सर इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो केवल राजस्थान के लिए है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी परियोजना से राजस्थान को कितना हिस्सा है, कौन सी परियोजना किन किन के मध्य है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा।
ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। लीजिए, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? लीजिए, ऐसी कौन सी परियोजना है जिसका संबंध झालावाड़ जिले से नहीं है? भीमसागर, सावन भादो, छापी परियोजना या हरीशचंद्र सागर? देखिए, झालावाड़ जिले की यदि मैं बात करूं तो झालावाड़ जिले में जो जो परियोजनाएं हैं लघु, वो कौन कौन सी है? तो देखिएगा, पिंपलाद परियोजना, भीमसागर परियोजना, हरीशचंद्र परियोजना, चोली परियोजना, छापी परियोजना, चंद्रभागा परियोजना। याद रखिएगा, तो ये सारी सारी जो है वो किस जिले की है? झालावाड़ की। यहां पर याद रखिएगा, ये जो सावन भादो है ना, सावन भादो परियोजना, याद रखिएगा ये झालावाड़ की नहीं, ये कोटा की है। वेरी वेरी। और कोटा की इसके अलावा याद रखिएगा आलनिया परियोजना और एक है आपके तकली परियोजना। ठीक है, जैसे बूंदी की है आपके, याद रखिएगा बूंदी जिले की ऐसी लघु परियोजनाएं हैं, एक तो घरदड़ा, एक है गुड्डा, एक है चाकण। ये तीन और बड़ी खास है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सावन भादो परियोजना। अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 11। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? कोपेन साहब है, कोई दिक्कत नहीं, लोकेशन याद करिएगा, काम हो जाएगा। ये कोपेन साहब, इन्होंने 4 प्रकार बताए, BWHW, BSHW, CWG और AW। और यहां पूछा गया है कि राजस्थान के चूरू जिले में, कौन से जिले में है? चूरू जिले के अंदर कौन सा है? तो मेरे हिसाब से हो गया होगा आपसे, कोई दिक्कत है नहीं। आप सब जानते हैं कि BWHW जो है ये आपके जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है? 40 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 110 या फिर 100? ये राजस्थान है और इस राजस्थान को विभाजन करने का जो कार्य किया जाता है वो वैसे तो अरावली का है। ये जो अरावली है, ये अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और बाकी 50 सेमी औसत वर्षा, ये भी हम पढ़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहां ऑप्शन में नहीं है 50 सेमी, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपके 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर जो है वो पूर्वी राजस्थान अरावली के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा 40 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है ये राजस्थान का 2 विभाजन कौन कौन सा? एक तो भाग बनता है मरुस्थल और एक बनता है गैर मरुस्थल, याद रखिएगा। एक मरुस्थल, दूसरा गैर मरुस्थल। ये जो गैर मरुस्थल है ना, ये भी आप याद रखिएगा कि 25 सेमी औसत वर्षा, कितनी? 25 सेमी औसत वर्षा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। और याद रखिएगा, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उस पर कौन सी सेमी वर्षा रेखा सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा 10 सेमी। ऐसा भी पूछा जाए तो भी याद रखिएगा थोड़ा सा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ मिट्टियों के प्रकार हैं और एक तरफ क्षेत्र दे रखा है। देखिए, और ये जो मिट्टियों का वर्गीकरण है, ये मिट्टियों का नवीनतम वर्गीकरण है, याद रखिएगा। नवीनतम बोल सकते हैं, वैज्ञानिक बोल सकते हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक बोल सकते हैं, या मिट्टियों का आधुनिक वर्गीकरण बोल सकते हैं, एक ही बात है। और ये कितनी प्रकार से है, याद रखिएगा 5 प्रकार से। देखिएगा 5 प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान के इधर की बात करूं मैं, तो यहां पर तो जो है वो है आपके इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल यहां पर जो है वो है आपके सामने वर्टिसोल, यहां पर है आपके वो है एल्पिसोल, ये तो आप जानते ही हैं। यहां पर है वो है आपके एरिडिसोल, और उसके बाद में यहां पर है आपके एंटीसोल। यही तो पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, देखते ही आइडिया लग रहा है कि यहां पर दे रखा है डी वर्टिसोल, सामने दे रखा है शुष्क, जबकि वर्टिसोल यहां पर है और ये आता है अति आर्द्र में। ये यहां पर क्या है, आर्द्र। अब शुष्क तो यहां पर है, तो यहां पर जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। क्योंकि वर्टिसोल्स जिसे हम बोलते हैं ना काली मिट्टी, उसी को अमेरिका वैज्ञानिकों ने नाम दिया है वर्टिसोल, जो कि शुष्क में ना होकर कहां पर है आपके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति आर्द्र। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किस में करेंगे, लवणीय, क्षारीय, अम्लीय या जल भराव युक्त, बताइए। जिप्सम का प्रयोग, चलिए एक ये भी कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान में जिप्सीफेरस मिट्टी कहां पाई जाती है। जिप्सीफेरस मृदा, बताइएगा ये कहां पाई जाती है। एक ये भी बताइएगा रेवेरिना मृदा कहां पाई जाती है, और एक साइरोजक्स, साइरोजक्स मृदा ये कहां पाई जाती है, तीनों मृदा कहां पाई जाती है। जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है। देखिएगा जिप्सम, सबसे पहली बात तो यह है, याद रखिएगा हमारे राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है वह है जामसर। जामसर कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर में। ठीक है, पहली बात तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला है आपके सामने कि जिप्सम का उपयोग कौन सी मिट्टी के सुधार हेतु है, याद रखिएगा सारिये। सारिये जो मृदा है, हाँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा चलिए, नहीं ये तो आप देखिए, मिट्टियां भी आप कई प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो आप आईसीआर के अनुसार पढ़ते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वो है 8। फिर आप अमेरिका वैज्ञानिक या नवीनतम वर्गीकरण पढ़ते हैं, वो है 5। और ये जो आपके सामने नाम है, ये तो कृषि विभाग द्वारा है, 14 प्रकार की मिट्टियां, उसमें से आपको मैंने पूछा है। उसमें ये 3 नाम आपके सामने दिए, जिप्सीफेरस, रेवेरिना, साइरोजक्स। चलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला है राजस्थान के दक्षिणी भाग में, सबसे पहला इफेक्ट यही हो गया क्लियर।
राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। ठीक है। अब यदि ये क्वेश्चन आप सोल्व करना चाहें तो ये क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व हो गया, पहले शब्द से ही सोल्व हो गया, दक्षिण भाग। आगे देखिए, 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? दो कंडीशन दी, एक तो है कि राजस्थान का दक्षिण भाग है, और दूसरी बात ये कही है कि उनकी जो ऊंचाई है वो 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर है सर्वाधिक संख्या में। कौन से हैं? सागवान है, सालर है, धोकड़ा है, या फिर प्लास है। इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे हैं। आपको पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रकार के हैं, याद रखिएगा धोकड़ा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? याद रखिएगा धोकड़ा वृक्ष। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो प्लास है, इस प्लास का ही दूसरा नाम क्या है? ढाक, याद रखिएगा। और प्लास या ढाक जिसे आप बोलते हैं द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग, जंगल की आग या फिर वन की ज्वाला, एक ही बात है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्म, याद रखिएगा एक तो ये। अच्छा, ये दोनों। सालर अपने आप में और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको पूछा जाए कि राज्य में, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, राज्य में सर्वश्रेष्ठ गोंद, याद रखिएगा, राज्य में सर्वश्रेष्ठ गोंद जिससे प्राप्त होता है वह है सालर। लेकिन राजस्थान में गोंद के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है वह है चौहटन। दोनों अलग अलग बातें हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध तो है चौहटन, सर्वश्रेष्ठ है सालर। और ये जो सालर है ये पाया जाता है, याद रखिएगा, माउंट आबू। और याद रखिएगा, माउंट आबू राजस्थान का वे क्षेत्र है जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये भी अपने आप में और इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाए कि राजस्थान में सदाबहार वन का भाग कहां पर है, याद रखिएगा माउंट आबू सिरोही। अब ऑप्शन एक बचा है सांगवान, याद रखिएगा राजस्थान के दक्षिणतम भाग, और 250 से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई पर जो वन वृक्ष मिलेंगे आपको, वन, वह है सागवान के वन। लेकिन आपको जिला पूछा जाए कौन से जिले में सर्वाधिक है ये मैक्सिमम, तो फिर याद रखिएगा बांसवाड़ा। पूछा जाए सागवान के वन कौन से अभयारण्य में है, तो याद रखिएगा सित्ता माता। कौन सा? सित्ता माता अभयारण्य। और ये जो सित्ता माता अभयारण्य है इसका जो विस्तृत भाग है वो प्रतापगढ़ और याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखिएगा ये चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अलावा याद रखिएगा इसे चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है। ये सारी बातें हैं वो आपके यहां से इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो वन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए ठीक, आगे चले। अगला क्वेश्चन लीजिए, बहुत शानदार। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग या वन की ज्वाला कहा जाता है, बताइएगा किसे कहा जाता है, बताइए। अब इसका आंसर तो बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल, महुआ है, खेजड़ी है, प्लास है, या फिर धोकड़ा है। देखिए, महुआ की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है।
आदिवासियों का कल्प वृक्ष याद रखिएगा, महुआ। महुआ का साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा, मधुका लोंगाफोलिया, मधुका लोंगोफोलिया। याद रखिएगा, महुआ से प्राप्त होती है देशी शराब, जिसे बोलते हैं महुड़ी। आदिवासियों का पेय पदार्थ है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। आप कमेंट करके बताइए कि आदिवासियों का, देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपके सामने एक आदिवासियों से रिलेटेड। देखिए, एक तो आपके सामने आता है कि आदिवासियों का, एक तो फैक्ट है आपके सामने कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना किसे बोलते हैं, कमेंट करिए। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, बताइए। और आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। चार फैक्ट है और चारों इतने इंपॉर्टेंट है कि लगभग आपको एग्जाम के अंदर यहां से देखने को मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं आदिवासियों के हरे सोने की, तो आदिवासियों का जो हरा सोना है, याद रखिएगा, वो है बांस। आदिवासियों का हरा सोना जिसे आप बोलते हैं वो है बांस, याद रखिएगा। और बांस, याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी घास है, विश्व की सबसे लंबी घास, विश्व की सबसे लंबी घास नाम है बांस, याद रखिएगा। इस बांस का साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा, बंबूसा वेलगेरिस, वेलगेरिस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और राजस्थान में बांस सर्वाधिक कहां पर है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। और क्षेत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा दक्षिण राजस्थान। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन हो गए, देखिए। आदिवासियों का हरा सोना किसे बोलते हैं, बांस को, जो कि सर्वाधिक है दक्षिण राजस्थान में। विश्व की सबसे लंबी घास है, साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। और सर्वाधिक किस जिले में है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा, ठीक है। आदिवासियों के मसीहे की ही यदि चर्चा करें तो याद रखिएगा आदिवासियों का जो मसीहा है वो है आपके मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा, या इन्हें याद रखिएगा बाऊजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें, बाऊजी। मोतीलाल जो तेजावत है, याद रखिएगा इनका संबंध जिस आंदोलन से है वो है आपके एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन, आप सब जानते हैं। भिल्लों को एकत्रित करने के लिए मोतीलाल तेजावत द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वही था आपके एक ही आंदोलन। अच्छा, इसके अंदर याद रखिएगा ये जो मोतीलाल तेजावत हैं, याद रखिएगा अक्सर एग्जामिनर इनकी जन्मस्थली पूछ लेता है। मोतीलाल तेजावत की जो जन्मस्थली है, याद रखिएगा वो है आपके कोलियारी गांव। और ये कोलियारी गांव वही है जहां पर हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप और उनकी सैनिक टुकड़ी ठहरी थी। और ये कोलियारी गांव उदयपुर। याद रखिएगा इनका संबंध किस परिवार से रहा है, तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव के, याद रखिएगा, ओसवाल परिवार में हुआ है। अच्छा, ये कौन सी पोस्ट पर हुआ करते थे मोतीलाल तेजावत, तो याद रखिएगा ये झाड़ोल ठिकाने के कामदार हुआ करते थे। झाड़ोल ठिकाने के क्या थे ये,
कामदार। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिए कि इन्होंने जब एके आंदोलन चलाया तो इनके द्वारा एक मांग पत्र तैयार किया गया था जिसे कहा गया 21 सूत्री मांग पत्र, यानी कि मेवाड़ की पुकार। क्या कहा गया? याद रखिएगा, मेवाड़ की पुकार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आदिवासियों के मसीहा से। अच्छा, अगली हम बात ये करते हैं कि आपके सामने ये जो आदिवासियों का कुंभ है, तो याद रखिएगा आदिवासियों का कुंभ जिसे आप बोलते हैं वो है आपके बणेश्वर धाम। बणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। बणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बणेश्वर धाम है, इस बणेश्वर धाम को स्थापित करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा संत माओजी। कौन थे? याद रखिएगा संत माओजी थे। ये जो बणेश्वर धाम है, याद रखिएगा यहां पर मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। कब भरता है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माघ पूर्णिमा को। ये जो बणेश्वर धाम है, यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, याद रखिएगा। ये जो बणेश्वर धाम है, यहां पर त्रिवेणी संगम है। और ये जो त्रिवेणी संगम है कौन कौन सी नदियों का? तो याद रखिएगा सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम क्या क्या है यहां पर? त्रिवेणी संगम, याद रखिएगा। कल्प वृक्ष की हम बात करें, आदिवासियों के कल्प वृक्ष की, तो याद रखिएगा आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष है वो है महुआ। महुआ का साइंटिफिक नेम जो है वो है मधुका लोंगाफोलिया। मधुका लोंगाफोलिया, याद रखिएगा। और ये जो महुआ है, याद रखिएगा इससे प्राप्त होती है देसी शराब। और देसी शराब नाम है, याद रखिएगा, महुड़ी। आप SIRS के पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको डायरेक्ट यहां से वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा कि आदिवासियों का पेय पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा महुआ से। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी? देसी शराब। अच्छा, याद रखिएगा और कमेंट करके बताइए कि महुआ जो वृक्ष है, इनकी पत्तियों का उपयोग भिल्लों की कौन सी प्रथा में यूज लिया जाता है? भिल्लों की कौन सी प्रथा है? तो याद रखिएगा टोटम प्रथा। वैसे टोटम है, भिल्लों के देवता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। यहां से कोई सा भी पेपर उठाकर देखेंगे तो या तो मसीहा मोतीलाल तेजावत से, या कल्पवृक्ष महुआ से, या फिर आदिवासियों के कुंभ से, या फिर आदिवासियों के हरा सोना, यहां से आपको फैक्ट देखने को मिलता ही मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कोई भी एग्जाम हो स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आना तय है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यहां से फैक्ट जरूर आएगा, इनमें से कोई सा भी फैक्ट हो यहां से जरूर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चले। एक बार बताइए फटाफट, हम सब आगे चलें। याद हो गया? यहां से आएगा क्वेश्चन, याद रख लेना। चलिए, ठीक है, फटाफट और पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि अब फटाफट साथ साथ में याद करेंगे तभी बेहतरीन होगा।
चलिए, ये क्लियर हो गया यहां से। अच्छा, यहां से क्लियर क्या अभी पूछा गया है कि जंगल की आग या ज्वाला किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, वो है प्लास। याद रखिएगा, जंगल की आग या ज्वाला किसे बोलते हैं आप? प्लास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऐसी कौन सी है जो रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने गेहूं, चन्ना, जौ और बाजरा। और पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी फसल है जो रबी की नहीं है। तो ये तो ऑप्शन देखते ही पता चला, और ये क्वेश्चन अभी आया था आपके। अब नाम से ही पता चल रहा है कि बाजरा जो है वो आपके क्या है? खरीफ की फसल। याद रखिएगा, क्या है? खरीफ की फसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। पूछा जा रहा है, ICAR द्वारा, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बताइए, ICAR के अनुसार। रामकिशोर, लीजिए इसका जवाब दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त है? आप में से किसी का सही आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, यहां पर ऑप्शन आप जो ढूंढ रहे हैं वो तो मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए, ICAR द्वारा राजस्थान कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो विभाजित है वो याद रखिएगा 5 भागों में है। कितने भागों में? 5 भागों में है। प्रमुख रूप से 5 भाग हैं, और फिर उन 5 में से एक एक भाग और है। कृषि जलवायु क्षेत्र आप पढ़ते हैं ना, देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र, बता दूं आपको, कृषि जलवायु जो क्षेत्र आप पढ़ते हैं वो आप इस प्रकार से पढ़ते होंगे। प्रमुख रूप से तो ये कितने भागों में है? 5। देखो, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिर आप इसे पढ़ते हैं फोर्थ है, और फिर आपके 5 है। पढ़ते हैं ऐसे। तो ये 5 है। अब इनमें से 3 भाग पढ़ते हैं आप इसके। कौन कौन से? इसमें आप पढ़ते हैं फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फिर इसमें 2 पढ़ते हैं आपके सेकंड ए, सेकंड बी। फिर इसमें पढ़ते हैं आप थर्ड ए, थर्ड बी। फिर इसमें आप पढ़ते हैं फोर्थ ए, फोर्थ बी, पढ़ते हैं, और ये 5 एक। तो ऐसे तो 10, लेकिन मुख्य रूप से तो 5 ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। यही तो है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5। यदि याद 10 ऑप्शन में होता तो फिर वो 10 करते हम। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर है यहां पर, याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। पूछा जा रहा है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित रखती है? नीली क्रांति किससे संबंधित है, बताइए। सरसों उत्पादन, बागवानी उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, या फिर मुर्गी और अंडा उत्पादन? देखिए, अक्सर आप देखते हैं कि एक तो आता है सबसे टॉप पर हरित क्रांति,
हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा खाद्यान्न उत्पादन से। फिर आता है आपके सबसे टॉप वाला दूसरा, वो है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन से। फिर आता है आपके सामने टॉप पर यही नीली क्रांति, और नीली क्रांति का जो संबंध रहा है वो याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन से। फिर आता है आपके पीली क्रांति। पीली क्रांति का जो संबंध रहा है वो रहा है आपके सरसों से वैसे तो, और वैसे तिलहन, ठीक है, सरसों उत्पादन। उसके बाद में है आपके गोल क्रांति। तो गोल क्रांति तो आप जानते ही हैं, वो है आलू से, ठीक है। उसके बाद में है आपके रजत क्रांति। रजत जो क्रांति है वो है आपके अंडे उत्पादन से। फिर है इसके बाद में आपके लाल क्रांति। लाल क्रांति की बात करते हैं तो वह है मांस व टमाटर से, ठीक है। फिर उसके बाद में चर्चा और करते हैं तो फिर है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध है सीमेंट उत्पादन से। एक है आपके झींगा। झींगा उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? आप में से कौन बता सकता है? झींगा उत्पादन बताइए, ये आप बता दीजिए। बाकी इसका तो राइट आंसर मत्स्य उत्पादन, झींगा उत्पादन, बताइए। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश, चलिए ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके पशुधन दे रखा है, एक तरफ सामने नस्ल दे रखी है, पूछ रहा है सही नहीं है। मुर्रा भैंस, सोनारी भेड़, गोमट गाय, नाचना ऊंट। देखिएगा मुर्रा या खुंडी भैंस ये तो सही है, सोनारी या सोनारी भेड़ ये भी सही है, नाचना ऊंट, गोमट भी ऊंट है, गाय नहीं है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, गोमट ऊंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है, और एक ऐसा आता है कि भैंस की वे कौन सी नस्ल है जिसके जो सींग है वो जलेबी जैसे होते हैं। एक तो ये भी आता है कि ऐसी कौन सी नस्ल है सींग जलेबी जैसे होते हैं, और एक ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके जो सींग है वो हंसिया आकार के होते हैं, ये भी आता है, हंसिया आकार। तो ये टोटल 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसकी प्रमुख विशेषता से बनता है आपके सामने। हाँ, अब तांबे के रंग का शरीर भैंस की कौन सी नस्ल है? तो याद रखिएगा मुर्रा है, खुंडी है, कुंडी, नीली राव या भदावरी, याद रखिएगा भदावरी। अच्छा, ऐसी कौन सी भैंस है जिसके सींग जलेबी जैसे होते हैं? तो याद रखिएगा मुर्रा या फिर खुंडी होती है ना, बिल्कुल जलेबी जैसे होते हैं, बहुत सुंदर होती है दी। इसका बताइए, ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सींग हंसिया आकार के होते हैं? बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, तांबा शिंगाना, आप कहेंगे सर ये तो सही है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा याद रखिएगा। एक तो होता है
ठीक है। हाँ देखिए, तांबा, तांबा का सिंगाना याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टंगस्टन डेगाना, और ये तो ऐसा है जो डायरेक्ट आपको वन लाइनर पूछ लेगा कि टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा डेगाना क्षेत्र, ठीक है। और अगला है सीसा जस्ता राजपुर दरीबा, ये भी सही है। अब्रक के लिए जामसर, आप याद रखिएगा, जे से जामसर, जे से जिप्सम, जामसर स्थान है जिप्सम के लिए, और जिप्सम की सबसे बड़ी खान ही जामसर में है, जामसर बीकानेर में है आपके, अब्रक के लिए नहीं है। याद रखिएगा, अब्रक के लिए यदि चर्चा करें तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि अब्रक नगरी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा भीलवाड़ा को, भीलवाड़ा। अब आप कहेंगे सर कुछ स्थान हो जाइए, तो लीजिए आपके भुनास, टुंका, याद रखिएगा ये जो क्षेत्र हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, अब्रक के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कहां पर है ये और कहां पर है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बताना ये भी है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तब तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये बता दें कि ये स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो फिर तो बहुत शानदार तैयारी है आपकी। बताइए राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? याद रखिएगा, लीलवानी खान जिस जिले में है वो जिला तो याद रखिएगा बांसवाड़ा, और जिस खनिज के लिए है वो भी याद रखिएगा मैग्नीज, मैग्नीज, मैगजीन तो दुर्ग है अजमेर में, ये मैग्नीज खान है, याद रखिएगा। मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है लीलवानी, जो कहां पर है, बांसवाड़ा में, याद रखिएगा। लीलवानी, कालाखुंटा और तलवाड़ा, नाम सुना होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन है राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है? मरु विकास कार्यक्रम एक तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बताइए कब शुरू हुआ है मरु विकास कार्यक्रम? बताइए 71, 72, काफी बार एग्जामिनर के अंदर पूछा ये, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। एक बताइएगा अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये कब का है? अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। एक है आपके रूंग भायला कार्यक्रम, ये कार्यक्रम कब के हैं? ये भी पूछा जाता है आपको, याद रखिएगा। जैसे डांग प्रोजेक्ट, डांग प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा इनके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25, क्या कह रहा है? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? बताइए। पर्यटन को उद्योग का दर्जा बताइए। 1989, 1979, 1999, 19, हाँ बताइए। देखिए पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा है ये जिस समिति के तहत दिया गया है वो है मोहम्मद यूनिस खान समिति। मोहम्मद यूनिस खान समिति, और मोहम्मद यूनिस खान जो समिति है ये कब आई? याद रखिएगा 1989,
एक क्वेश्चन होता है आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, बताइएगा। आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, बताइए। और आरटीडीसी को जी स्थापना है ये कौन सी समिति के तहत हुई है, तो याद रखिएगा कांता ठाकुर समिति के तहत। याद रखिएगा 1978। लेकिन यहां बता देता हूं आरटीडीसी ने अपना जो कार्य शुरू किया था वो 1979 में किया। इसीलिए आपको कई बार आरटीडीसी की स्थापना कब हुई 78 ऑप्शन में ना मिलकर क्या मिल जाता है 79, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन आपको पूछा जाए कि पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया ये बताइएगा जरा कमेंट करके। हम्म, हाँ सही है, ये भी बताइए। चलिए अगला लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। एक तरफ सीमेंट उद्योग है और एक तरफ स्थल है और पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है आपके जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, दूसरा है मंगलम सीमेंट मोरडक कोटा, तीसरा है श्री सीमेंट ब्यावर और फोर है बिड़ला व्हाइट सीमेंट गोटन। देखिएगा सफेद सीमेंट की यदि मैं चर्चा करूं तो सफेद सीमेंट का पहला कारखाना जहां पर स्थापित हुआ है वो गोटन नागौर में है और याद रखिएगा ये जेके व्हाइट सीमेंट है। दूसरा जो है वो खारिया खंगार जोधपुर है और यहां पर बिरला व्हाइट सीमेंट है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो सही सुमेलित नहीं है याद रखिएगा वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बिरला व्हाइट सीमेंट है ये खारिया खंगार जोधपुर, जबकि गोटन में कौन सी है तो जेके व्हाइट सीमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 1984 गोटन के अंदर जो सीमेंट कारखाना स्थापित है 1984 है, याद रखिएगा। ठीक है, और राजस्थान में सीमेंट नगरी जिसे हम बोलते हैं वो है आपके चित्तौड़गढ़। और सीमेंट का पहला कारखाना जहां पर स्थापित हुआ है वो स्थान है लाखेरी बूंदी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम रिको गठित किया गया है कब, रिको कब गठित किया गया है यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। बताइए फटाफट। देखिए रिको, रिको की स्थापना 1969 और 1990 दोनों ही है। आपको देखना ऑप्शन में कौन सा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि 80 के अंदर रिको स्वतंत्र अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अक्सर यह आपको देखना होता है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन है। आप कहेंगे सर दोनों ही ऑप्शन में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, 1969 1969 कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा राजशिको राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम, याद रखिएगा 3 जून 1961। तीसरा याद रखिएगा आरएफसी 1955। नंबर 4 याद रखिएगा रुड्डा 1995। नंबर 5 याद रखिएगा रेडा 1985। नंबर 6 याद रखिएगा आरएसआरटीसी 1964 और आरएसएमएमएल कब है, कमेंट करके बताइएगा।
राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान व खनिज विभाग पूछ रहा है, इसकी स्थापना कब हुई है ये बताइएगा। बाकी यहां ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। रुड्डा तो याद ही रख लीजिए, रुड्डा तो आने वाला ही है आपके एग्जाम में ये, ठीक है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण इसका हिंदी में नाम है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने, बताइएगा। बताइएगा। बताइए फटाफट, देखते हैं। कोटा, उदयपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़, बताइए। चलो देखो, कोई नहीं, देखिएगा। एक तो है आपके उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा, एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपके कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर से दक्षिण गलियारा, और एक बनता है आपके पूर्व से पश्चिम गलियारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों दोनों आपके, ठीक है। देखिए, उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है वो तो अब आपके यहां से लेकर यहां तक है, कहां से लेकर कहां तक है, तो देखिए वो तो आपके ये रहा, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, ये जो एनएच है ये है आपके NH 44, ये उत्तर से दक्षिण गलियारा है। और याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसमें राजस्थान का एकमात्र जिला आता है, और वो भी है आपके कौन सा, याद रखिएगा, एक जिला, और वो भी आता है धौलपुर। बस याद रख लीजिए, उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है उसमें एक जिला आता है, कौन सा, याद रखिएगा, धौलपुर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं पूर्व पश्चिम गलियारे की, और ये जो पूर्व से पश्चिम गलियारा है ये आपके याद रखिएगा कहां से कहां तक है, तो पोरबंदर
पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम, पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम, ये है आपके पूर्व से पश्चिम गलियारा। और याद रखिएगा एनएच है आपके कौन सा, तो एनएच है 27। और पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है, याद रखिएगा इसमें राजस्थान के 7 जिले आते हैं, उसमें एक है, इसमें कितने हैं, 7। देखिएगा 7 कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपके सामने सिरोही, सिरोही है, ठीक है। उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, याद ऐसे ही रखना आपको, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा। उसके बाद में है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, उसके बाद में है कोटा, बूंदी और बारां, ये लीजिए। ये आपके सामने है 7 जिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके किस में आते हैं, याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम गलियारा, उत्तर से दक्षिण ये गलियारे, ठीक है। तो अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात और याद रखिए, ये तो हो गए आपके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारे, जिसके अंदर राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण गलियारे में केवल एक जिला आता है, वो भी धौलपुर। अच्छा, धौलपुर में याद रखिएगा 28 किलोमीटर केवल, ठीक है। अच्छा, पूर्व से पश्चिम गलियारा, याद रखिएगा इसमें सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और बारां, 7 जिले आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से एक फैक्ट और बनता है आपके सामने, और वह है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये तो आप जानते होंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज 4 बड़े महानगरों को जोड़ने की योजना। हाँ, ये तो आपके कोई दिक्कत नहीं, इनमें से तो क्लियर हो गया होगा दोनों, ठीक है। ये तो सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए, दोनों, उधर वो याद रखना है और इधर ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की आप बात करते हैं तो याद रखिएगा 4 बड़े महानगर, कौन कौन से, दिल्ली, दिल्ली से है बंबई, याद रखिएगा, दिल्ली, दिल्ली से बंबई, बंबई से है आपके चेन्नई, चेन्नई से है आपके कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर है दिल्ली। ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए एक योजना है जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, याद रखिएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस योजना में राजस्थान के कितने जिले हैं, कमेंट करिएगा। राजस्थान के कितने जिले आते हैं इसमें, फटाफट कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से कौन। हाँ, नहीं, वो तो स्वर्णिम त्रिकोण है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, वो जो आप पढ़ते हैं ना वो स्वर्णिम त्रिकोण है, बोले तो ट्राइएंगल, गोल्डन ट्राइएंगल। और वो तो है आपके दिल्ली, दिल्ली से है आपके
जयपुर और आगरा, ये तो आपके स्वर्णिम त्रिकोण हैं, ट्राइंगल, याद रखिएगा। देखिए इसमें कितने जिले आते हैं, तो देखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में राजस्थान के जो जिले आते हैं वो है 7। कौन कौन से देखो, अजमेर, सबसे पहले अलवर लिखिएगा, अलवर, यहां अलवर, फिर है आपके जयपुर, फिर है आपके अजमेर, फिर है आपके भीलवाड़ा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। इनमें से आपके डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल नहीं है, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में है आपके चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा, फिर उदयपुर, और फिर है आपके डूंगरपुर। ये लीजिए 7 आते हैं। ठीक है, तो यहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। उत्तर से दक्षिण गलियारे में 1 जिला है, याद रखिएगा धौलपुर। पूर्व से पश्चिम गलियारे में 7, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी 12। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर याद रखिएगा 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाला, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा ऐसा जिला है जो पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर में जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए कोटा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कौन सा नहीं है, जयपुर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ अब नवीनतम जिलों के तहत ज्यादा ही होंगे। लीजिए अगला, लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 29। बताइए उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी ये भूमिगत है। ठीक है, उत्तरलाई, याद रखिएगा, जालोर, बारा, जैसलमेर, बाड़मेर, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने बाड़मेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा जो आपको नाम से पूछा जा सकता है वो है महाराणा प्रताप, कहां पर है हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है, नाम से पूछा जाएगा डायरेक्ट डबोक। और एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो है किशनगढ़, किशनगढ़ एयरपोर्ट, याद रखिएगा ये कब शुरू हुआ है, कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर लीजिए 30 है आपके सामने। क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले हैं। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिए, 1 मिलियन से कम है, सिरोही, बूंदी, केवल जैसलमेर, केवल प्रतापगढ़, या जैसलमेर प्रतापगढ़, बताइए बताइए। बताइए, समझ तो गए ना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख से कम, तो आप कहेंगे सर वो है जैसलमेर और प्रतापगढ़, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, लीजिए 31। क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन, बताइए। देखिए नाम से भी पूछे जाते, छबड़ा कहां पर है, याद रखिएगा 12 में, सूरतगढ़ याद रखिएगा गंगानगर, ठीक है, कोटा ही काली सिंध आपके झालावाड़ में,
अब सबसे बड़ा जो थर्मल पावर स्टेशन है वो याद रखिएगा सूरतगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 32। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है? जयपुर, दौसा, कोटा, भरतपुर, बताइए। सबसे कम तो आप कहेंगे सर जालोर है, सबसे कम महिला साक्षरता जालोर, और सर्वाधिक है याद रखिएगा कोटा में। ठीक है, अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। वन स्थली विद्यापीठ से संबंधित थी रतन शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी या नारायणी देवी। वन स्थली विद्यापीठ है कहां पर, ये याद रखिएगा निवाई में, निवाई टोंक। वन स्थली विद्यापीठ से संबंधित रही है कौन? रतन शास्त्री, महिमा, कस्तूरबा या नारायणी। आप कहेंगे सर वह है रतन शास्त्री, रतन शास्त्री जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी है। हीरालाल शास्त्री की क्या है, याद रखिएगा पत्नी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। ये बताइए, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण करना, कॉलेज की लड़कियों को मुफ्त स्कूटी वितरण करना, या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। बताइए, काफी सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आया है। आईएम शक्ति उड़ान योजना है इसका पूरा नाम, तो आईएम शक्ति उड़ान योजना, शॉर्ट में पढ़ा होगा आपने उड़ान योजना। तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? याद रखिएगा ये जिससे संबंधित है वो है आपके निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, पेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला, अगला है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? बताइए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। हाँ, उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा, बिल्कुल, जिनका संबंध निशानेबाजी से है और जयपुर से है वो, बिल्कुल। हाँ, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई? याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2011। एक तो ये इंपॉर्टेंट, और एक इसकी डेट बताइएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक क्या है निःशुल्क इलाज, 25 लाख रुपए तक। इसकी शुरुआत कब हुई, कौन बताएगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बताइए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर आता है, यहां से भी बताइए। हाँ, चलिए याद रखिएगा, बिल्कुल सही है, 1 मई 2021। एक ये भी बताइए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये कब शुरू हुई है? क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके तहत आपको पता होगा शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है, और ये योजना महंगाई राहत शिविर में भी शामिल थी, पता है ना?
अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वहां से, याद रखिएगा करंट के हिसाब से 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपको पता होगा हमारे राजस्थान में सीएम साहब द्वारा महंगाई रात कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 10 योजनाएं शामिल थी, जिसमें आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 2000 तक आपके किसानों के लिए हाँ यूनिट बिजली माप और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति माह 100 यूनिट, ये सारी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना ये भी शामिल थी, अन्नपूर्णा आपके फूड ये भी शामिल थी, सामाजिक पेंशन योजना थी। ठीक है, तो ये संपूर्ण रूप से कितनी थी, एक आपके वो 500 रुपए में सिलेंडर वाली, ये टोटल 10 योजनाएं थी उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन सकता है योजनाओं से। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। आप अक्सर पढ़ते होंगे आधार वर्ष वगैरह, जैसे 2010-11। यहां पर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने, आपको पूछा ये जा रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1999 से 2000। ठीक है, हाँ, जब भी आप सकल राज्य घरेलू उत्पाद पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अगला देखिए, अगला है भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है। विजय स्तंभ, किराड़ू मंदिर, रणकपुर या देलवाड़ा। देखिएगा देलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में, याद रखिएगा 5 जैन मंदिरों का समूह है। कितने, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए देलवाड़ा कितने, तो 5 जैन मंदिरों का समूह है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। रणकपुर मंदिर है पाली में, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट बात, ये किसे समर्पित है, तो याद रखिएगा आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। ठीक है, हाँ रणकपुर जिसके अंदर 1444 खंबे हैं, याद रखिएगा इसके जो वास्तुकार हैं वो है देपाक, कुंभा के समय इसका निर्माण हुआ था, और निर्माणकर्ता जो है वह है धर्णक्षा। याद रखिएगा इस मंदिर का दूसरा नाम है चौमुखा मंदिर, यह मंथई नदी के किनारे है। किराड़ू मंदिर, याद रखिएगा सोमेश्वर, किराड़ू सोमेश्वर मंदिर, याद रखिएगा राजस्थान का खजुराहो है ये, राजस्थान का क्या बोलते हैं इसे, खजुराहो। कहां पर है ये, याद रखिएगा बाड़मेर में। किस प्रकार का मंदिर है ये, प्रतिहार कालीन, याद रखिएगा। और भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश जिसे आप बोलते हैं वो विजय स्तंभ है, याद रखिएगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है, बयाना में, फर्स्ट विक्ट्री टावर, या जिसे आप बोलते हैं प्रथम विजय स्तंभ, याद रखिएगा। प्रथम जो विजय स्तंभ है ये कहां पर है, भीमलाट, बयाना, भरतपुर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और ये कहां पर है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, ठीक है। और रणकपुर, याद रखिएगा इसकी एक और खास बात, स्तंभों का अजायब घर बोलते हैं इसे, स्तंभों का अजायब घर या खंभों का अजायब घर एक ही बात है। ठीक है, खंभों का संग्रहालय। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला 38 नंबर, क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। ऐसा कौन सा युग्म है जो कि असंगत है। केला देवी, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, करौली में, ठीक है। करणी माता देशनोक के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। जीण माता जमुआ रामगढ़ में नहीं है, जमुआ रामगढ़ में है जमुआई माता। और जमुआई माता जो कि कछावा राजवंश की क्या है, कुल देवी। कछावा राजवंश की क्या है, कुल देवी। जीण माता का जो मंदिर है वो है, याद रखिएगा, रेवाशा धाम सिक्कर।
ठीक है। रानी सती याद रखिएगा, झुंझुनू ये ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो इनकरेक्ट है। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39। पूछा जा रहा है बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है। देखिएगा बेंगटी जो कि फलोदी में है, फलोदी जोधपुर था, अब फलोदी स्वयं जिला हो गया तो फलोदी हो गया, तो बेंगटी फलोदी में। याद रखिएगा हड़बू जी है, मलिनाथ जी है, पाबू जी है या देवनारायण जी। देखिए देवनारायण जी की बात करेंगे तो ये तो है आसिंद, याद रखिएगा खारी नदी के किनारे। देवनारायण जी का जो मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे है, खारी नदी के किनारे। याद रखिएगा अभी इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मालासर डूंगरी। प्रधानमंत्री जी आए थे और सीएम साहब द्वारा अवकाश घोषित किया गया था। बताइए फटाफट कौन सा दिन था वो। पाबू जी की आप बात करेंगे तो पाबू जी का जो जन्म स्थल, इनका जो मंदिर वो है कोड़ू, कोड़ू भी अब स्वयं फड़ौदी में है। ठीक है। मलिनाथ जी की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये है आपके तिलवाड़ा। और बेंगटी जो स्थान है उसका संबंध किससे है, याद रखिएगा हड़बू जी। हड़बू जी का मंदिर बेंगटी में है, हड़बू जी का जन्म भुंडेल गांव में है और भुंडेल नागौर में है। याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन दादू पंथ उप संप्रदाय नहीं है। दादू पंथ की शाखा नहीं है, खालसा, नागा, खाकी या निपक, कौन सा है बताइए। हाँ देखिए दादू पंथ की जब आप शाखाएं पढ़ते हैं, हाँ, तो 5 शाखाएं पढ़ते हैं, खालसा, नागा, खाकी, विरक्ते और उत्तरादय। निरुक्त निरुक्त पढ़ते हैं ना। यहां पर जो नहीं है वो है, याद रखिएगा निपक। निपक एक आंदोलन है, किसने चलाया था कमेंट करिएगा। निपक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है। चलिए ठीक है। चलिए चलिए तो फिर ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने राजस्थान जियोग्राफी और कुछ कल्चर के क्वेश्चन देखे। ठीक है। इससे पहले इतिहास और कल्चर से रिलेटेड हमारा सेशन हो रुका है, यदि आप में से किसी ने नहीं देखा तो 2-3 दिन पहले आज से सेशन हुआ था, वो भी देखिए। ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतनी ही चर्चा, और आशा और उम्मीद ये है कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो बाकी कुछ दिन बचे हैं इसके अंदर जो पढ़ रखा है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है। हाँ, और बाकी देखिए आप सब जानते हैं कि एक दिन में कोई सफलता हासिल नहीं होती है, एक दिन जरूर होती है, लेकिन जो एक दिन जरूर होती है उसके पीछे बहुत सारे दिनों की मेहनत होती है। ठीक है। तो आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, और परमपिता परमेश्वर से आप सब के लिए ही है कि आप जिस वैकेंसी के लिए पढ़ रहे हैं आपको परमपिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी सक्सेस करे, और आप अपने जीवन को इस प्रकार से बिताएं कि लोग आपके व्यक्तित्व से सीखें। ठीक है। व्यक्तित्व का विकास होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलिए, और आप सभी को एग्जाम के लिए मेरी ओर और हमारी पूरी टीम की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आशा उम्मीद आप जरूर सफल होंगे, निश्चित रहिएगा। आपने जितना टाइम किताबों को दिया है, किताबें उसका डबल करके आपको वापस देगी। कहते हैं ना कि सरस्वती माता अपने ऊपर ऋण कभी नहीं रखती है। ठीक है। याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में और शानदार क्वेश्चनों के साथ, और आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।